हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूँगा डे 3 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे बोला कि आप वीडियो बनाइए, आपका मैच एनालिसिस काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैंने डिसाइड करा कि आज से मैं अ, ऐसा नहीं कि रेगुलर ही वीडियो बनाऊँगा। तो मुझे आज टाइम मिला है, सिंस यहाँ पर वीकेंड है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए। तो पहले मैं डिस्कस करूँगा डे 3 में क्या क्या हुआ अभी तक। देन उसके बाद मैं डे 4 पर बात करूँगा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैच किस तरफ जा सकता है, मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, इंग्लैंड की तरफ जाएगा या इंडिया की तरफ जाएगा। सो पहले डिस्कस करते हैं डे 3। ओके, डे 3 में क्या हुआ, इंडिया के 3 विकेट बाकी थे जब अक्षर पटेल एंड रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए और इंडिया 175 की लीड से आगे था। सो बेसिकली इंडिया गेम में बहुत आगे था इंग्लैंड से। तो आप कह सकते हो कि इंडिया डोमिनेट कर रहा था इंग्लैंड पर। ओके, बट जैसे अक्षर और जडेजा ने बैटिंग करी स्टार्ट, आई थिंक पहले 7 से 8 ओवर उन्होंने रन ही 6-7 बनाए। तो ये चीज़ आपको क्या दिखा रही है, इस चीज़ से पता लग रहा है कि इंडिया डोमिनेट नहीं कर रहा था। अगर इंडिया डोमिनेट करता तो 8 ओवर में 6 रन नहीं बनने चाहिए थे, आपको अटैक करना चाहिए था। ओके, मैं समझ सकता हूँ कि नए दिन की शुरुआत है, पिच पे थोड़ा मॉइस्चर होगा अर्ली इन द मॉर्निंग, मे बी 1-2 ओवर ठीक था, बट उसके बाद भी ब्लॉक करना ये कुछ मेरे को समझ नहीं आया और वहीं से इंडिया इस गेम में पीछे हो गया। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि माइंडसेट इंडिया का ऐसा था कि हम इंग्लैंड के बॉलरों को थका देंगे। ओके, जो मेरे ख्याल से काम नहीं आया प्लान। अगर इंडिया वहाँ थोड़ा स्कोर की तरफ जाता तो इंग्लैंड के बॉलर बैकफुट पर आ जाते, बट रादर देन इंग्लैंड के बॉलर बैकफुट पर आते, हमारे इंडियन के बैट्समैन ने इंग्लैंड के बॉलर को चांस दिया बाय ब्लॉकिंग एवरी ओवर, मेड बाय मेड। तो उससे क्या हुआ, वो अपने पार्ट टाइमर लेकर आए। जैसे जो रूट ने बॉलिंग स्टार्ट करा था दूसरे एंड से मार्कवुड के साथ, वो जो रूट को भी ब्लॉक कर रहे थे, जिसकी वजह से जो रूट ने विकेट लेना स्टार्ट किया। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, जो रूट दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहा था और जो रूट ने विकेट लेना स्टार्ट करा। आप देखोगे जो रूट उनका मेन बॉलर नहीं है, उनके मेन स्पिनरों को रन गए। उनके मेन स्पिनर को रन क्यों गए, क्योंकि हमारे बैट्समैन ने उनको अटैक किया। बट जब जो रूट बॉलिंग पर आए तो मेंटली हमारे इंडियन बैट्समैन के दिमाग में था कि लास्ट टाइम जब सीरीज़ हुई थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, तो जो रूट ने 8 रन पे 5 विकेट लिए थे, इफ़ आई एम करेक्ट। तो मे बी बैक ऑफ द माइंड इंडियन बैट्समैन के दिमाग में था कि जो रूट टर्न कर सकता है बॉल, और वो इंडियन बैट्समैन चाह रहे थे कि थोड़ा टाइम स्पेंड करें, मे बी इनको उनके बॉलरों को टायर्ड करें, फील्ड पर थोड़ा टाइम और बिताएं। तो उनके बॉलर टायर्ड हो गए क्योंकि ये 5 मैचों की सीरीज़ है। ओके, तो उससे इंडिया को फ़ायदा होगा। बट उससे फ़ायदा तो क्या होना था, इंडिया के तीनों विकेट एक साथ गिर गए। ठीक है ना, जो 175 की लीड थी इंडिया की, उन उसमें इंडिया 10 से 15 रन नहीं जोड़ सका सिर्फ। ठीक है ना। अब बात करते हैं जब इंग्लैंड बैटिंग करने आता है। इंग्लैंड, हम जानते हैं कि आजकल वो बेस बॉल खेल रहा है। बेस बॉल का मतलब ये नहीं कि वो तेज खेलेगा, हाई रन रेट से खेलेगा। बेस बॉल का मतलब है एक माइंडसेट, किस माइंडसेट से क्रीज पे खेलना है, सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। ऐसा नहीं कि हाँ हर बॉल पे 4 मारना है, हर ओवर में चौका या छक्का मारने का ट्राई करना है। उन्होंने पहला स्टार्टिंग के 10 ओवर आराम से खेला, सर्वाइव करा, क्योंकि इस पिच पे क्या है, नो न्यू बॉल जो है ग्रिप होता है। ठीक है ना, पुराना बॉल काफ़ी रुक के आता है, स्लो आता है, तो रन बनाने में भी थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। ठीक है ना, और बॉलर को भी इतना परचेज नहीं मिलता। ठीक है ना, तो बॉलर को भी परचेज नहीं मिलता है पुरानी बॉल से। तो न्यू बॉल से क्या, उनको उनके दिमाग में था इंग्लैंड के बॉलरों के कि न्यू बॉल से ही विकेट लिया जा सकता है इस विकेट पर। ठीक है, तो उन्होंने 10 ओवर बिल्कुल सही खेला, उन्होंने थोड़ा देख के खेला। उन्होंने जो हम कहते हैं बेस बॉल, कि
हमारे दिमाग में था ये बेसबॉल नहीं खेल रहे, मे बी अगर ये बेसबॉल खेलेंगे तो ये मैच मे बी 2 सेशन में ख़त्म हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द हम सोच रहे थे कि डे 3 में ही मैच ख़त्म हो जाएगा जिस हिसाब से इंडिया की लीड थी। बट उन्होंने दिमाग से खेला, उनका माइंडसेट बेसबॉल का मतलब है कि पहले 10 ओवर निकाल दिए उन्होंने, उसके बाद उन्होंने अपनी गेम को कंटिन्यू रखा जैसा कि हम जानते हैं। उन्होंने रिवर्स लगाए, रिवर्स आपने देखा होगा कितने रिवर्स स्वीप लगाए गए, ठीक है ना, स्वीप लगाए गए। इससे क्या हुआ, हमारे जो इंडियन स्पिनर हैं उनको एक लाइन पे बॉल करने का मौका नहीं मिला। तो इससे क्या हुआ, लाइन डिस्टर्ब हुई, बॉल इधर उधर करने लगे, तो उससे बैट्समैन हावी हो गए, इंग्लैंड के बैट्समैन। बट उसके बाद जब बुमराह स्पेल पर आए, बुमराह ने अच्छी बॉलिंग करी, बुमराह ने हमें 2 विकेट दिलवाए एक साथ। उससे उस टाइम हमें लगा कि फिर इंडिया मैच में वापस आ गया है। जैसा कि मैंने कहा कि बट उनका बेसबॉल क्या है, एक माइंडसेट की वजह से क्या है, उन्होंने एक तरफ से खेलना जारी रखा। बैन फॉक्स अपना एक एंड बचा रहा था, उधर से ओली पॉप ने अपने रन स्कोरिंग जारी रखी, ठीक है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो खेला, उसके बाद वो हर ओवर में एक दूसरे ओवर में रन मार रहा था, 4 आ रहा था, बाउंड्री आ रही थी, जिससे क्या हुआ, प्रेशर इंडिया की तरफ जाने लगा। तो उसके बाद जब टी के बाद जब इन्होंने बिल्कुल ही बैन फॉक्स और ओली पॉप ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, 140 रन का सेशन आया, कि जो बहुत बड़ी बात है। अभी तक हम कह रहे थे कि इंडिया इस मैच में बहुत आगे है, जो कि था। बट आप देखोगे सिर्फ एक सेशन, 140 रन के सेशन ने इंग्लैंड को इस मैच में आगे कर दिया है। और आपने देखोगे जो विकेटें काफ़ी गिरी हैं, काफ़ी बॉलें नीचे ही रही हैं बहुत ज़्यादा, तो फोर्थ इनिंग में बैटिंग करना इजी नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे डे 4 में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। करंटली आई थिंक वो 120 के करीब उनकी लीड हो चुकी है, ठीक है ना। अगर ओली पॉप इसी तरह से खेलता रहा, हम अज्यूम कर सकते हैं कि स्कोर, क्योंकि कल इंडिया न्यू बॉल ले लेगा, तो मैंने कहा कि जैसे न्यू बॉल पे परचेस मिलेगा तो बॉल टर्न होगी, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा बैट्समैन के लिए। तो मैं मेरे हिसाब से आई थिंक 175-180 रन का लीड होगा इंग्लैंड का, विच इज़ अ गुड टोटल अकॉर्डिंग टू मी, ओके। और अगर वो न्यू बॉल को सर्वाइव कर जाते हैं और ऑयली पॉप क्रीज पे खड़ा रहता है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि 250 इंडिया चेस कर रहा है, 250 का टारगेट भी इंडिया चेस कर सकता है, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडियन बैट्समैन, एज वी नो इंडियन बैट्समैन आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द स्पिन इन रिसेंट टाइम, ओके। बट अगर हम पॉसिबिलिटी लगाते हैं कि 175 रहता है, 175 आई थिंक इंडियन बैट्समैन स्कोर कर लेंगे, उसमें इंडियन बैट्समैनों को डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। बट गलती से अगर 250 बन गया तो मैं इंडिया को इस मैच से बाहर समझ रहा हूँ। और मेनली जो थ्रेट मान रहा हूँ मैं बॉलर को, मैं फिर से जो रूट को ही मान रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंडर काफ़ी हैं, जैसे जडेजा हैं, हमारे पास अक्षर पटेल हैं और जायसवाल हैं, क्योंकि जो मेन कंट्रीब्यूटर थे हमारे फर्स्ट इनिंग में, इन्होंने अच्छे रन मारे थे फर्स्ट इनिंग में, और ये बॉल अच्छी टर्न करा होता है जो रूट लेफ्ट हैंडेड के लिए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से जो रूट काफ़ी मेन बॉलर रहेगा इनके लिए। और मेरे हिसाब से जैसे फर्स्ट इनिंग में टॉम हार्टली को रन पड़े थे, रान अहमद को रन पड़े थे, अगर आप देखोगे रान अहमद की लेग स्पिन काफ़ी टर्न होती है, क्योंकि अब काफ़ी रफ पैचेस बन चुके हैं, जो कि आई थिंक रान अहमद के लिए काफ़ी लाइक हेल्पफुल होंगे। और आप देखोगे कल उसकी बॉल काफ़ी टर्न होगी रान अहमद की, अगर वो बॉल करता है काफ़ी बार, बॉल काफ़ी अंदर आएगी, अंदर आने के साथ साथ बॉल काफ़ी नीचे रहेगी। जैसे मैंने कहा कि आज के दिन में भी बॉल काफ़ी नीचे रही, जिसपे 2-3 विकेट आई थिंक बोल्ड हुए, काफ़ी नीचे थी, और ये आप कल भी देखोगे। और पहले इनिंग में मानता हूँ कि एक्सेप्शनल बैटिंग करी थी हमारे इंडिया की तरफ से जायसवाल ने, ठीक है ना। हम खुश हो गए कि जायसवाल ने बेसबॉल का जवाब दे दिया जायसवाल से, बट वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो एक एक्सेप्शनल इनिंग आई थी। अगर आप पीछे कुछ 10 टेस्ट मैचों देखोगे तो इंडियन बैट्समैन जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर के अगेंस्ट। कभी कभी ये जेसन क्रेजा को इतनी विकेट दे जाते हैं, कभी एजाज पटेल को 10 विकेट दे जाते हैं। ये इंडियन बैट्समैन किसी भी पार्ट स्पिनर को या पार्ट टाइमर को 5 विकेट आराम से दे जाते हैं। इट मीन्स इंडियन बैट्समैन को लाइक इंडियन बैट्समैन
मेन बॉलर ही नहीं बल्कि पार्ट टाइमर स्पिनर भी इंडियन बैट्समैन को परेशान कर सकते हैं, और ये कल होते हुए हम देखेंगे, देख लेना, ये मैं पक्का आपको बता रहा हूँ। जो रूट जो है कल काफ़ी परेशान करेगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर 250 रन होता है तो इंडिया तो मेरे ख्याल से बाहर है मैच से। भाई 175 में अगर हमारा माइंडसेट वही रहा कि अगर हमारा एक विकेट गिर गया, 2 विकेट गिर गया, हम आराम से खेलने लग जाएं, शेल में चले जाएं, तो इंडिया मैच नहीं जीत सकता। हमें भी, जैसे हम कहते हैं, टिट फॉर डैट, ईंट का जवाब ईंट से देना चाहिए। तो जिस हिसाब से इंग्लैंड खेला है उसी अप्रोच से हमें खेलना चाहिए अगर इस मैच में रिजल्ट को हमें इंडिया की तरफ लेकर आना है। और इसमें सबसे मेन मेरे ख्याल से जो बैट्समैन रहेगा, टॉप ऑफ द ऑर्डर रोहित शर्मा रहेगा, ठीक है ना, और इन द मिडल ऑफ द ऑर्डर श्रेयस अय्यर रहेगा। ये दो जो बैट्समैन हैं स्पिन को अच्छा खेलते हैं रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द कंडीशन इज़। गिल को मैं देख रहा हूँ कि गिल स्ट्रगल कर रहा है। माना कि गिल बहुत अच्छा बैट्समैन है, अच्छी प्रोसेस से आया है, बट देर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस आई थिंक टेक्निक और माइंड सेट। टेक्निक आई कैन से देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ, मे बी he needs to work more on his mindset actually. I don't know what kind of role the team management has given to him, but let him play, I think, a natural game, and that will be good for him. Okay, so 175 में भी मैच काफ़ी अच्छा होगा, ऐसा नहीं कि इंडिया जीत ही जाएगा, बट 250 पे इंडिया की कोई चांस नहीं है। 175 में जैसे मैंने बोला कि अगर हमारा 1-2 विकेट अर्ली ऑन गिरता है, उसके बाद अगर हम शेल में गए तो हमसे 175 भी नहीं बनना। तो हम मेक श्योर करें कि हम गेम को बढ़ा के चलें, रन आने चाहिए, सिंगल डबल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आज हुआ है डे 3 के स्टार्टिंग में 7 ओवर में हमारा 6 रन हो रहा है, नहीं तो उसके बाद तो फिर इंग्लैंड आपके ऊपर हावी हो गया। एक बार इंग्लैंड हावी हो गया तो इंडिया मैच में बहुत पीछे चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा ऊपर ऊपर से डे 3 और डे 4 के बारे में थोड़ा मेरा एनालिसिस था। ये मेरा पर्सनल व्यूज़ है ये गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, ये जस्ट लाइक अ प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी हम कल देखते हैं कल मैच में होगा क्या होगा। तो कल मिलते हैं आपको मैच के बाद। मे बी होपफुली द मैच विल नॉट गो ऑन द डे 5, होपफुली, लेट्स सी। ओके, थैंक you everyone. If you like my video, please like and subscribe. Thank you.